हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कान्हा एक गरीब नौजवान होता है जिसके पिता इस दुनिया में नहीं होते। वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ सुलेखा व्हील चेयर पर ही रहती हैं क्योंकि वो पैरों से अपाहिज होती हैं। कान्हा एक ढाबे पर काम करता है जिसके मालिक का नाम बल्लू सिंह होता है। कान्हा के हाथ का स्वादिष्ट खाना सभी चटकारे लेते हुए खाते हैं और उसकी भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह कान्हा, ये रोटी सब्जी तो बढ़िया से भी बढ़कर है, एकदम लाजवाब। हाँ बल्लू सिंह, तुम्हारे ढाबे की आन बान और शान सिर्फ कान्हा है, क्योंकि पूरे गांव में इतनी स्वादिष्ट सब्जियां और रोटियां कहीं नहीं मिलती। कान्हा के सिर पर सच में कान्हा जी का आशीर्वाद है। हाँ, धन्यवाद भैया। चलो चलो, ग्राहकों से बातें कम और काम पर ध्यान ज्यादा, समझे ना? हाँ जी जी मालिक। बल्लू सिंह बहुत घमंडी होता है। वो कान्हा संग ठीक से पेश नहीं आता। जहाँ ग्राहक कान्हा के हाथ के लजीज खाने की तारीफें करते रहते हैं, वहीं बल्लू सिंह कान्हा को दिन रात ताने कसते रहता है और छोटी सी छोटी बात पर डांटता फटकारता रहता है। कान्हा अपनी माँ सुलेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वो ढाबे से घर आकर चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। ये लो माँ, आज आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने, मेथी आलू की सब्जी। ये लो, गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाओ। कान्हा, बेटा तो कितना अच्छा है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है। माँ, मुझ में जो भी अच्छाई है वो सब आपकी अच्छी परवरिश का प्रतिबिंब है। एक दिन बल्लू सिंह को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसमें एक शादी में खाना भिजवाना होता है, वो भी 300 से 400 लोगों का। कान्हा सुबह से लेकर रात तक खाना बनाता है, लेकिन डिलीवरी करने के पहले ही उसे पैक्ड किया हुआ सारा खाना गलती से गिर जाता है, जिस कारण बल्लू सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है। ये तूने क्या कर दिया कान्हा? इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अरे अब मैं क्या करूंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया ये खाना मुझसे। अरे भूल चाहे गलती से हो या जाने अनजाने से, उसके कारण हुए नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? बता मुझे। बस बहुत हुआ तेरा नाटक, चल निकल जा यहां से। अब मैं तुझ पर और भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कहीं कोई काम भी नहीं मिलेगा। मैं ठहरा एक गरीब और मुझे तो सिर्फ खाना बनाना ही आता है। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। तुझ जैसे नुकसान करने वाले लोगों के लिए मेरे ढाबे में कोई जगह नहीं है, इसलिए पतली गली पकड़ और चला जा यहां से। बल्लू सिंह कान्हा को काम से निकाल देता है। बेचारा कान्हा अब काफी चिंताग्रस्त हो जाता है। वो कई जगह जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब मैं क्या करूंगा? कैसे संभालूंगा मैं माँ को? कैसे पूरे कर पाऊंगा माँ के सारे खर्चे? मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। कान्हा एक दिन अपने घर के पास एक पेड़ पर एक विज्ञापन देखता है जिसमें डिलीवरी बॉय के लिए जॉब वैकेंसी होती है। वो उधर जाता है और उसे रोज सुबह दूध और अखबार की डिलीवरी का काम मिल जाता है। रोज सुबह साइकिल लेकर वो लोगों के घरों में दूध और अखबार डिलीवर करने लगता है। दूध और अखबार पहुंचा दिया है, दूध और अखबार पहुंचा दिया है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। कान्हा को डिलीवरी के काम से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अब भी वो दिन भर खाली ही होता है। इसीलिए मन और तन की शांति के लिए अब वो हर शाम गांव की नदी के पास जाकर बैठने लगता है, जहां पर गांव के अमीर व्यापारी पुरुषोत्तम जिंदल की बेटी सुहानी भी अपनी सहेली के साथ आकर बैठा करती है और दोनों रोज यूं ही मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सुहानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे बस एक बात की चिंता है, और वो है तुम्हारे पापा यानी पुरुषोत्तम जिंदल जी। मुझे भी यही चिंता है, क्योंकि पापा ने मेरा रिश्ता उनके बिजनेस फ्रेंड आलोकनाथ के बेटे रॉकी से कराया है और मुझे रॉकी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ कान्हा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। सुहानी और कान्हा दोनों जब पुरुषोत्तम से अपने रिश्ते की बात करने जाते हैं, तभी वहाँ पर रॉकी भी होता है। देखो सुहासिनी बेटी, मैंने हमेशा से ये चाहा है कि तुम आलोकनाथ के बेटे रॉकी से शादी करो, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इस गरीब डिलीवरी बॉय से प्यार है। और नहीं तो क्या, तुम कहां और ये कहां? इतने गरीब और लो क्लास लड़के से कैसे प्यार हो सकता है तुम्हें सुहानी? सुहानी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। नहीं रॉकी, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हें 1% भी पसंद नहीं करती।
पापा प्लीज कान्हा को एक मौका देकर देखिए, वो अपना प्यार साबित कर देगा। पापा मेरी खुशी की खातिर प्लीज पापा। ठीक है बेटी, अगर बात तुम्हारी खुशियों की है तो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे रॉकी और कान्हा के प्यार का इम्तिहान लेना होगा। तुम दोनों 30 दिनों तक एक छोटे से छोटा बिजनेस चलाकर दिखाओ मुझे, और 30 दिनों के बाद मैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो बनेगा मेरी बेटी का दूल्हा। मैं रोज तुम दोनों के साथ तुम्हें देखने के लिए मौजूद रहूंगा। ठीक है पुरुषोत्तम अंकल। ठीक है अंकल जी। रॉकी और कान्हा दोनों अब आमने सामने ठेले लगा लेते हैं। एक तरफ रॉकी सैंडविच और पिज्जा बेच रहा होता है तो दूसरी तरफ कान्हा रोटी सब्जी बेच रहा होता है। सैंडविच ले लो सैंडविच, पिज्जा ले लो पिज्जा, टेस्टी टेस्टी और दाम में एकदम किफायती। आइए आइए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी खाइए। ऐसा स्वाद आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। धीरे धीरे कान्हा के ठेले पर ज्यादा ग्राहकों की भीड़ जमने लगती है, जबकि रॉकी के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। ये देखकर रॉकी परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या, इस कान्हा के ठेले पर तो इतने सारे ग्राहक जा रहे हैं और मेरे ठेले पर सिर्फ इक्का दुक्का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नैया तो बहुत जल्द ही डूब जाएगी और सुहानी कान्हा की हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दिन बीतते जाते हैं और गुजरते दिनों के साथ कान्हा का रोटी सब्जी ठेला बहुत तेजी से चलता है, लेकिन रॉकी के ठेले पर कौवा तक नहीं आता। 30 दिन पूरे होने वाले होते हैं और तभी रॉकी कान्हा के ठेले के पास चुपके से जाता है और वो उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है। तभी उसे पुरुषोत्तम रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुम ये क्या कह रहे थे रॉकी? तुम कान्हा के ठेले के ड्रॉर में से उसके पैसे चुरा रहे थे ताकि उसके पास तुम्हारे से भी कम पैसे हो? छी, लानत है तुम पर। वो अंकल एक्चुअली। तुम्हें कुछ कहना है या समझाने की जरूरत नहीं रॉकी, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब हम सबके सामने आ गई है। अगर तुम सच्ची में मेरी बेटी से प्यार करते तो तुम भी जी जान से खून पसीना एक करके पैसा कमाते, लेकिन नहीं, तुमने सुहासिनी के लिए मेहनत छोड़कर आसान रास्ता अपनाना चाहा। कान्हा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चे अमीर तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अमीर है। तुम ही मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो और इस इम्तिहान के जरिए यह भी साबित हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कान्हा तुम्हें हमेशा हर हाल में खुशी रखेगा। सुहानी। हाँ पापा, मैं ये बात जानती हूँ और कान्हा के इसी बर्ताव के कारण मैं उससे प्यार करती हूँ। पुरुषोत्तम बहुत खुश हो जाता है। कान्हा और सुहानी की खुशी भी सातवें आसमान पर होती है और इस तरह कान्हा रोटी सब्जी बेचकर अपना प्यार साबित करता है और पुरुषोत्तम सुहानी और कान्हा की शादी कराता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक गांव में शौर्य अपने माता पिता चिरंजीव और मालती के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अनुष्का था। शौर्य एक दिन हिमाचल की सैर करने जाता है, तभी वहां से लौटकर वो शादी करके आता है। दरवाजे पर उसके साथ उसकी बीवी गुलाबो होती है, जो कि पहाड़न होती है। उसके कपड़े भी पहाड़नी होते हैं। शौर्य और गुलाबो के गले में वरमाला होती है और गुलाबो की मांग में शौर्य के नाम का सिंदूर था। माँ, ये गुलाबो है, मेरी बीवी और आपकी नई नवेली बहू। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने एक पहाड़न लड़की से शादी की है। इस पहाड़न लड़की का बैकग्राउंड कहाँ और तू कहाँ? मालती, ये क्या कर दिया हमारे बेटे ने? अरे इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है क्या हमने? कितने ख्वाब से चाहे थे मैंने कि मेरी भाभी एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी स्टाइलिश भाभी होंगी, लेकिन इसे कौन से पहाड़ से उठाकर लाए हो आप शौर्य भैया? मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मुझे अपनाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपने शौर्य जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके लिए इतनी दूर से आई हूँ और माँ जी, मैं आपको एक आदर्श और सर्वगुण संपन्न बहू बनकर ही दिखाऊंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। माँ, अब तो आप हमारी आरती उतारिए और गुलाबों का गृह प्रवेश कीजिए। ना ना, जब मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं हूँ तो मैं इसका गृह प्रवेश भी क्यों करूँ? इसे तो घर से बाहर ही निकाल दो। इन पहाड़न लड़कियों का क्या भरोसा, शहर आकर इनके हाव भाव पूरे बदल जाते हैं। और ये मासूम से एकदम चालू बन जाती है। गुलाबो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगली सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म में वो सारा पहाड़ी खाना बनाती है और एकदम अच्छे से डाइनिंग टेबल सजा देती है। सब तैयार है। बबरू, शकुली, चना माद्रा, आलू पालदा,
सिद्धू, अकोत्री, खट्टे चने सब तैयार हैं। अब बस सबको पसंद आ जाए। तुम सुबह सूरज सर पर चढ़ने से पहले उठी हो और तब से ये सारा खाना बना रही हो। देखना गुलाबो, सबको तुम्हारे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। सभी जब वो सारा खाना खाते हैं तभी उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, ये पूरियां तो अमेजिंग है, और ये खट्टे चने, उफ, मजा ही आ गया, बाय गॉड। और ये पापड़, इसका स्वाद भी कितना बढ़िया है ना अनुष्का दीदी? पापा जी, ये बाबरू है पूरियां, और ये शकुली है पहाड़ी पापड़, एकदम बढ़िया और टेस्टी। लीजिए ना, और लीजिए जी, भर के खाइए अच्छे से। ये सारा खाना मैंने बनाया है। क्या ये सारा खाना तूने बनाया है? हमें तो लगा कि ये सब ऑर्डर्ड फूड है। उठो चलो, हम इस पहाड़न गुलाबो फुलवाबो का खाना नहीं खाएंगे। हाँ चिरंजीव जी, अनुष्का, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन माँ जी क्या हुआ, कुछ बोलिए तो। मैं बना दूँ खिचड़ी, एकदम मस्त बनाऊंगी। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अरे चुप हो जा तू, बकर 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 बस मुंह चलाती ही रहती है। तेरी आवाज ना चुभती है हमारे कानों में। शौर्य, तेरी ये बीवी ना मुझे जो है भैरी बनाकर दम लेगी। हाँ लेकिन मालती, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों ना हम खाना खा लें? मतलब इतना बढ़िया खाना है, क्यों छोड़ें, हैं? अच्छा जी, खाइए खाइए, मत छोड़िए। फिर खाने के बाद ना मैं आपको छोड़ दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं तभी दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो जाऊंगा। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। मालती, अनुष्का और चिरंजीव तीनों गुलाबों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं और इस कारण गुलाबों को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत उदास हो जाती है। कोई बात नहीं गुलाबो, इन लोगों को तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगले दिन घर में ढोल नगाड़े बजते हैं और मालती ऋतिका नाम की लड़की को घर में लाती है और उसके सर पर चुनरी होती है। ऋतिका काफी मॉडर्न लड़की होती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? अरे बेटा, ये सब तेरी शादी की तैयारी हो रही है। तेरे और ऋतिका की शादी की बधाई हो। मेरे और ऋतिका की शादी? ये आप क्या कह रही हो माँ? एकदम सही तो कह रही हूँ। अरे तूने इस पहाड़न लड़की से शादी की है, लेकिन हमारे सामने नहीं की है, इसीलिए हम तो इसे बहू को मान ही नहीं सकते हैं। हाँ, और वैसे भी मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी बहू मॉडर्न और पढ़ी लिखी हो, बिल्कुल तेरी तरह। ऋतिका और शौर्य की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, सच में। माँ, आप ये सब नहीं कर सकती। मेरी बीवी सिर्फ गुलाबो है और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ समझ गया तू? अगर तुझे अपनी माँ की 13वीं का लड्डू खाना है ना तो कह दे, मैं अभी इस ऋतिका को यहाँ से भगा देती हूँ। माँ? मालती की बातों को सुनकर शौर्य मजबूर हो चुका था। उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खुशी के लिए ऋतिका से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन शादी होते ही ऋतिका गुलाबों का सामान घर के बाहर कचरे में फेंक देती है। ऋतिका, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी बीवी, मेरी गुलाबों का सामान था। शौर्य, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अकेले में की हुई शादी नहीं होती। मैं और तुम्हें सबके सामने शादी की है, इसीलिए मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। शौर्य कुछ नहीं कर पाता और गुलाबों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गुलाबो बेचारी अब अकेली ही रहने लगती है। वो अब वापस पहाड़ों में जा नहीं सकती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और गांव में कहीं काम ढूंढने लगती है। काम न मिलने पर वो अपना एक छोटा सा ढाबा खोलने का तय करती है, जिसमें वो पहाड़ी खाना बेचती है। मालती ने शौर्य को कसम दे रखी थी और उसी कसम की वजह से शौर्य गुलाबों से बात तक नहीं कर पा रहा था। गुलाबों और शौर्य की दूरियां बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन गुलाबो दिन भर ढाबे पर खाना बनाकर बेचती थी, जिसमें वो पूरे दिन व्यस्त रहती थी। अरे वाह भाई वाह, ये पहाड़ी खाना तो बहुत ही बढ़िया है। सच में मजा ही आ गया। और तो और ये पहाड़ी चाय और ये स्नैक्स, ओहो हो, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। गुलाबों का ढाबा बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा है और वो खूब तरक्की करने लगती है। ये सब शौर्य को पता चल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली गुलाबों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा है। वो अकेली ही इंडिपेंडेंट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। एक दिन शौर्य और बाकी घर वाले देखते हैं कि ऋतिका सारा पैसा लूट कर भाग चुकी है और तभी चिरंजीव को हार्ट अटैक आ जाता है।
चिरंजीव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन शौर्य को जब नर्स बिल के बारे में बताती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 घंटे के अंदर 50,000 रुपए जमा कर दीजिए, वरना हमें ना चाहते हुए भी आपके पिता का इलाज रोकना होगा। तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, वो रितिका सब कुछ लूट कर भाग गई है। तभी वहां पर गुलाबो आती है और वो हॉस्पिटल का बिल पे करती है। गुलाबो को देखकर मालती भावुक हो जाती है। धन्यवाद गुलाबो, तू ही मेरी बहू है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुसीबत के वक्त तूने ही हमारा साथ दिया है। मेरा ससुराल है तो मुझे अपने ससुराल वालों की देखरेख तो करनी ही होगी ना। पापा जी मेरे पिता जैसे हैं और आप मेरी माँ। मालती और गुलाबो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह सबको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और गुलाबो अपने ससुराल में वापस आ जाती है और सभी खुशी के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।